चलो, तो आज हम लोग जो है सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का। आप समझ लीजिए कि आपकी केमिस्ट्री की बैकबोन है। क्या है ये? केमिस्ट्री की बैकबोन। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री की बैकबोन इसलिए है क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको नहीं आएगा तो आप ना फिजिकल केमिस्ट्री कर पाएंगे, ना इनऑर्गेनिक कर पाएंगे, ना ऑर्गेनिक कर पाएंगे। आपको हर टाइप की केमिस्ट्री में दिक्कत होगी। ठीक है, चलो भाई, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर, उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बाद जो है अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो क्या है, एक एक करके हम लोग फॉर्मूलेज और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, आइए, पीडीएफ आप सबको दे दिया है मैंने। चलिए, तो बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, सेकेंड चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का 11th स्टैंडर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सवाल ये उठता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? सब एटॉमिक मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल। एटम से छोटे पार्टिकल 100 से ज़्यादा है। तुमको पढ़ने 3 है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहला जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, फिर हम लोग प्रोटॉन की बात करेंगे, फिर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है ना, सिंबल क्या है इसका? ये सिंबल है, इस तरीके से सिंबल मैंने आपको बना दिया। पी नहीं बनाते, प्लस नहीं बनाते, बस पी बना देते हैं सिंबल में। चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.66 इंटू 10⁻⁹। -1.6 ले लो तो भी चलेगा। -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस पे चार्ज क्या होता है? 0। तो ये क्या है हमारा यहाँ पर? चार्ज है। क्या है? चार्ज। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद? आगे है रिलेटिव चार्ज। अगर देखेंगे मतलब हम लोग बताएंगे कि इस पे चार्ज क्या है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे 0 चार्ज है, ये बताने का बस। उसके बाद क्या, सिंबल अगर देखेंगे तो इसका सिंबल क्या होगा चार्ज का? इसका -E, और इसका क्या बोलेंगे? +E, चार्ज का सिंबल। ठीक है, इसके बाद इसका मास क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। मास क्या होता है वो ध्यान रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन। और अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन भी वही होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही मास ऑफ क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? इसका मास हम लोग जनरली 0 लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास क्यों? बहुत कम है, तो हम लोग उसको काउंट ही नहीं करते। इसका मास लेते हैं 1 यूनिट। रिलेटिव अगर यूनिफाइड मास में उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1 यूनिट। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1 यूनिट। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास मैटर है, हम सब क्या है? मैटर है। मैटर मतलब जिसके पास मास होता है, जो कुछ जगह लेता है। तो मेरे पास मास है, मैं कुछ जगह ले रहा हूँ। आपके पास मास है, आप कुछ जगह ले रहे हैं, तो आप सब क्या है? मैटर। मैटर किससे बना होता है? एटम से बना होता है। किससे बना होता है? एटम्स। हम लोग क्या है? एग्रीगेट ऑफ एटम्स है। क्या है? एग्रीगेट मतलब एटम्स की जमा है हम। समझे? एक एटम को बाहर निकालो, एक एटम बाहर निकालो, तो एटम के अंदर क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उस अंदर के पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। अब समझा? हम सब क्या है? मैटर। मैटर किससे बना है? एटम से। एटम बाहर निकाला, एटम को तोड़ के अंदर गया, क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। बस समझ आई? ठीक है ना, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ये याद होना ज़रूरी है आपको, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पे चार्जेस +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उसके बाद प्रोटॉन का चार्ज +E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट, इलेक्ट्रॉन का मास 0 यूनिट्स। बस समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। समझा? क्लियर हो गया? चलो, ये चीज़ समझ आती है, उसमें PDF में दिया हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या है? इसके बाद मैं आपको इतनी सारी ट्रिक्स बताऊंगा इसके अंदर जो आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेगी। ध्यान से मेरा लेक्चर सुनना। लेक्चर ध्यान से सुनोगे, पूरा चैप्टर अभी याद करवा के भेज दूंगा मैं तुमको।
ध्यान से सुनो बस, ठीक है, अटेंटिव रहो क्लास में। ये सब याद करना है, कल याद होना चाहिए। टेस्ट में कम मार्क्स आए तो पिटाई करता हूँ मैं बिल्कुल हाँ ये वो वाला टीचर नहीं हूँ, काम करने वाला टीचर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर में हंसता नहीं हूँ, समझे? काम नहीं करोगे तो पिटाई करूँगा, ठीक। चलो अब जो है सेकंड जो स्टेप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उससे पहले एक और चीज़ शायद आपको नहीं पता होगी तो मैं बता दूँ। अगर कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है, तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं एक्स ए जेड, ऐसे लिखते हैं इसको। कैसे लिखते हैं? एक्स ए जेड। क्या मतलब? एक्स क्या है? कोई एलिमेंट है। एक्स क्या है? कोई एलिमेंट है, ठीक है ना। एलिमेंट यानी क्या? जैसे कार्बन हो गया, जैसे आयरन हो गया, ये सब क्या एलिमेंट्स है। इसमें ये क्या चीज़ है? ए क्या है और जेड क्या है? ए मतलब एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ए देख के एटॉमिक नंबर मत समझना, ए क्या है? मास नंबर। तो ए क्या है? ए है मास नंबर, ध्यान रखना। और जेड क्या है? जेड है आपका एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। बात समझ आई? क्लियर हो गया? तो अगर आपके पास एक्स कोई एलिमेंट है तो उसके ऊपर साइड पे क्या लिखा जाता है? ए टू जेड से याद रखो। तो ए ऊपर आएगा, जेड नीचे आएगा। तो ए में क्या आएगा? मास नंबर। मास नंबर क्या बताएगा? उसका मास कितना है। जेड क्या बताएगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बताएगा उसमें प्रोटॉन कितने, समझे? जेड क्या बताएगा? उसमें प्रोटॉन कितने। ए क्या बताएगा? उसका मास कितना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये कोई एलिमेंट है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कार्बन 12(6), क्या मतलब? 12 मास नंबर है, उसका 12 यूनिट मास है और उसमें प्रोटॉन कितने? 6, मतलब एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। जैसे फ़ोन नंबर आपकी आइडेंटिटी है। नंबर मिला हो अगर आपको, मुझे कोई नंबर मिला है तो मुझे ही फ़ोन लगेगा ना, किसी और को तो लगेगा नहीं। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपकी आइडेंटिटी है, बिल्कुल वैसे ही आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वह एलिमेंट की आइडेंटिटी है। आपने बोल दिया 7 प्रोटॉन, आपने बोल दिया 6 प्रोटॉन, तो वो कार्बन ही होगा, वो कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता। समझ आ गया? समझे क्या कह रहा हूं मैं? आपने बोल दिया 1 प्रोटॉन, कौन होगा? हाइड्रोजन ही होगा। आपने बोल दिया 2 प्रोटॉन वाला एलिमेंट लाओ, कौन होगा? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? उस एलिमेंट की आइडेंटिटी है। न्यूट्रॉन इक्वल हो सकता है, प्रोटॉन सेम नहीं हो सकता भाई। प्रोटॉन हम कैसे सेम करते हैं उसकी टेक्निक अलग है, अभी वो डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी तो ये अपने को समझ आ गया। अब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने का फॉर्मूला Z है। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का फॉर्मूला Z है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है A माइनस Z। क्या फॉर्मूला है? A माइनस Z। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है Z माइनस चार्ज। बुक में नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक। तो अगर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो Z का वैल्यू देखो, उतने ही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन निकालना है, क्या कर दो? A माइनस Z कर दो। कार्बन 12(6) में न्यूट्रॉन कितने? 6। क्यों? 12 माइनस 6। अब समझा? ऐसा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Z माइनस चार्ज करके निकालोगे। कैसे निकालोगे? Z माइनस चार्ज। अभी आपको आगे समझेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाता है। तो ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, याद करने हैं। इसके बाद आपको कुछ अभी टर्म समझने हैं, जैसे आइसोटोप समझना है, आइसोटोन समझना है, आइसोबार समझना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज समझना है। एक एक करके समझाता हूँ, ठीक। आइए, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है आपका आइसोटोप्स। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं लॉजिक समझाता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान से सुनो। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। आइसोटोप्स में P आता है, मतलब ऐसे एटम्स जिनके अंदर प्रोटॉन सेम है। प्रोटॉन सेम मतलब Z सेम, तो वही लिखा होता है बुक में, दोज एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब समझे? एटॉमिक नंबर कौन क्या बताता है? Z बताता है। Z ही तो बताता है एटॉमिक नंबर। तो भाई आइसोटोप में क्या आता है? P, मतलब जिसमें प्रोटॉन सेम है वो क्या है? आइसोटोप्स है। इसमें बताओ क्या होगा? जिनमें न्यूट्रॉन सेम होंगे वो क्या होंगे? आइसोटोन्स होंगे।
ठीक। आइसोबार्स में ये ए है, बोलो, जिनमें ए सेम होगा। ए क्या है? एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर। ऐसे आपके पास एटम जिनका मास नंबर सेम है उनको क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही समझ आता है, सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे एटम्स या आयन जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। रिसेंटली नीट में सवाल आया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल कौन है इन चार ऑप्शंस में से। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है वही आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा, ठीक है ना, छोड़ दो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ आया, क्लियर हो रहा है। तो आइसोटोप्स मतलब क्या? ऐसे एटम जिनके अंदर प्रोटॉन सेम है, समझ आ गया। मतलब आइसोटोप्स, आइसोटोप समझता है ना, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है? 3 आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। कौन कौन सा होता है? आपको इस दुनिया में, आसान भाषा में आपको इस दुनिया में 3 टाइप के हाइड्रोजन मिलते हैं। हाइड्रोजन एटम जो मिलता है वो कितने टाइप का मिलता है? 3 टाइप। कौन कौन सा? एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। ये 3 टाइप का होता है। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो भाई, वैसे ही आपको कार्बन भी अलग अलग टाइप का मिलता है। कार्बन 12, 13, 14। मतलब एक ऐसा कार्बन होगा जिसका मास नंबर 12 होगा। एक ऐसा कार्बन भी आपको मिलेगा दुनिया में जिसका मास नंबर 13 होगा। एक ऐसा भी कार्बन मिलेगा जिसका मास नंबर 14 होगा। बात समझ आ रही, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, ये अपने को समझ आता है। तो ये आइसोटोप्स मतलब क्या होते हैं? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये क्या होता है? सेम Z बट डिफरेंट A। ऐसे लिखता हूँ, सेम क्या है, डिफरेंट क्या है? सेम क्या है, डिफरेंट। सेम Z है, डिफरेंट A है। इसमें क्या होगा बताओ? इसमें तो सेम एम की बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ क्या बोलेंगे? सेम A माइनस Z। क्या बोलेंगे? इसमें क्या आएगा? सेम A माइनस Z। दोनों का A माइनस Z निकालेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम A, डिफरेंट कौन होगा? डिफरेंट Z होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं एग्जांपल देता हूँ एक एक करके। आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप्स में एग्जांपल है यहाँ पर कार्बन 12, 13, 14। कार्बन 12, 6, उसके बाद है कार्बन 13, 6, फिर कार्बन 14, 6। क्या मतलब? बोलो। ये क्या है? ऊपर का नंबर क्या बताता है? अल्फ़ाबेट क्या बताता है? नीचे का नंबर क्या बताता है? ऊपर का नंबर बताता है मास नंबर। मतलब ये क्या चीज़ है भाई? ये A है। क्या है? A। और ये क्या है? Z। Z क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो सभी का देखो क्या सेम आ रहा है? Z सेम आ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है। तो सभी का Z क्या है? सेम है, मतलब सभी का एटॉमिक नंबर सेम है। बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये अपने पास क्या है? कार्बन में सभी का एटॉमिक नंबर अपने पास क्या है? सेम है। समझ आ रही बात? भेजे में जा रहा है, ठीक। तो उसके बाद आइसोटोन्स की बात कर लेते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। आइसोटोन्स की बात करेंगे तो आइसोटोन्स में एग्जाम्पल आएगा कार्बन 14, 6 एंड नाइट्रोजन 14, 7। नहीं, आई एम सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। आइसोटोन्स है ना, आइसोटोन्स में है बोरॉन 11, 5 और कार्बन 12, 6, ठीक है। चलो, आइसोटोन्स है कि नहीं चेक करो। कैसे निकालते हैं? आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A माइनस Z। A माइनस Z, 11 माइनस 5, 6, 12 माइनस 6, 6। इसका मतलब दोनों में क्या सेम है? न्यूट्रॉन्स। तो अगर दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो बोरॉन और कार्बन क्या है? आइसोटोन्स हैं। समझ आया? ठीक, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइसोबार्स में आइसोबार क्या है? जैसे आइसोबार में अपने पास आएगा कार्बन 14, 6 और नाइट्रोजन 14, 7। आइसोबार्स में क्या सेम होता है? A सेम होता है। दोनों का A देखो, 14 और 14, 14 यूनिट दोनों का मास है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होगा? सभी के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है किलोग्राम में? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, प्रोटॉन पे चार्ज +1, मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्लस में आएगा तो प्रोटॉन पे, माइनस में आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे। बहुत अच्छे।
नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला A माइनस Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला Z माइनस चार्ज। ये यूज करना आगे सिखाऊंगा। आइसोटोप्स का मतलब एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स का मतलब एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स एटम्स हैविंग सेम मास नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, क्लियर हो गया। चलो भाई, यहाँ तक अपने को क्लियर हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी के बारे में शायद आपको पता होगा। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? ये लिख लिए थे, ये लिखा है ना, ये लिख लो बस, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक में है। जल्दी करो, मेरा दूसरा लेक्चर है, मुझे वहाँ भी जाना है, जल्दी करो। चलो, अब इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है, आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ वेव होती है आपका न्यू इंटू लैम्बडा। क्या होता है? v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा पढ़ा होगा, तो वही यहाँ पर n यानी फ्रीक्वेंसी है, वो न्यू बोल दो, ठीक है, न्यू लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ? फ्रीक्वेंसी क्या होगी बोलो? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी, बोलो, v अपॉन लैम्बडा, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय क्या होता है? वेवलेंथ। ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही। वेव नंबर का फॉर्मूला, वेव नंबर बोलो। फ्रीक्वेंसी क्या है वो समझने का टाइम नहीं है, अब फॉर्मूला रटने का टाइम है। बोलो, वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज 1 बाय लैम्बडा। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन। क्वांटम का मतलब क्या होता है? क्वांटम का मतलब क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। किसी भी चीज़ का सबसे जो छोटा हिस्सा होता है उसको क्वांटम कहते हैं। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? जैसे ह्यूमन बॉडी का क्वांटम इज सेल, बायोलॉजिकल क्वांटम। बायोलॉजिकल क्वांटम तो सेल हुआ, ठीक है ना। वैसे तो क्वांटम मतलब किसी भी चीज़ का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? क्वांटम कहलाता है। अब लाइट जो निकल रही है, इतने सारे लाइट शोज यहाँ पे लगे हुए हैं, लाइट जो निकल रही है, तो न्यूटन और आइंस्टाइन के हिसाब से वो भी छोटे छोटे पैकेट्स में निकल रही है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर ये मोमबत्ती है, इससे जो लाइट निकल रही है वो ऐसे वेव के फॉर्म में नहीं निकल रही है। न्यूटन और आइंस्टाइन के हिसाब से वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है। डिस्क्रीट नेचर ये बोलते हैं वो लोग। बात समझ आ रही है? कैसा नेचर? डिस्क्रीट नेचर, टूटा टूटा हुआ नेचर। ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है। इसमें से जो एक पैकेट है ना, उस एक पैकेट को बोलेंगे क्वांटम। क्या बोलेंगे इसको? क्वांटम। तो एक पैकेट क्या कहलाता है? क्वांटम। और अगर ये लाइट है, अगर ये लाइट है तो लाइट के क्वांटम को कहते हैं फोटोन। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? लाइट का जो सबसे छोटा पैकेट है उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। समझे? ठीक है ना। तो लाइट, मोमबत्ती से क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी। तो ये क्वांटम को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोटोन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या क्वांटम या एनर्जी और चीज़ों से नहीं निकलती? निकलती। अभी आप बैठे हो, आपकी बॉडी से भी तो एनर्जी निकल रही है, आपको दिख नहीं रही है लेकिन निकल रही है। लोकल ट्रेन में जाओ, सुबह सुबह बहुत गर्मी होती है, इतने पंखे चल रहे हैं फिर भी गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि आप सबकी बॉडी से क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। बात समझ आ रही है? मुंबई लोकल ट्रेन का जो 2 डब्बे होते हैं, वो 2 डब्बों में इतनी एनर्जी निकलती है कि अगर आप उसको स्टोर कर लें तो आप 2 60 वॉट के बल्ब जला सकते हैं, इतनी एनर्जी निकलती है। प्रॉब्लम ये है कि हमें एनर्जी स्टोर करने का सही तरीका अब तक पता नहीं है। जो तरीके पता है वो बहुत एक्सपेंसिव है। समझ आया? ठीक है ना। वरना सन से इतनी एनर्जी आ जाती है कि सुबह जो एनर्जी आ रही है वो 40 मिनट में इतनी एनर्जी हमको दे देता है कि अगर हम उसको स्टोर कर लें तो साल भर की एनर्जी का हमारा
हाँ काम हो जाएगा, साल भर की एनर्जी हमको क्या कर जाएगी, सफाइस कर जाएगी। इतनी एनर्जी आ रही है सन से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टोर करने का तरीका नहीं पता। सोलार पैनल्स इतने महंगे क्यों लगते हैं, जो नई नई बिल्डिंग्स लगती है उसमें घर भी महंगे और उस पर सोलार पैनल उन लोग लगाते हैं, समझे, तो वो महंगे घर का वन ऑफ द रीज़न लोग क्या बोलते हैं, हमने तो सोलार पैनल लगाया। क्यों, महंगा होता है ना, वो क्या है, एक एक्सपेंसिव वे है एनर्जी को स्टोर करने का। हमें ठीक, चलो तो मैं कहाँ पर था, देखो कहाँ चला गया, मैं यहाँ पर था कि हमारे पास क्या होता है, जो एनर्जी का एक छोटा पैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम, और लाइट के सबसे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी से एनर्जी नहीं निकल रही, हमारी बॉडी से भी एनर्जी निकल रही है, हमारी जो एनर्जी निकल रही है उसको क्या बोलेंगे, क्वांटम बोलेंगे, क्वांटम ऑफ हीट रेडिएशंस, क्या बोलेंगे इसको, क्वांटम ऑफ हीट रेडिएशन, समझे, ठीक है ना। चलो ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो ये एक क्वांटम जो है, ये एक क्वांटम जो है, इसके अंदर एनर्जी होती कितनी है, तो उसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ मैं। ये एक क्वांटम में जितनी एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला है एच न्यू, समझे, छोटे पैकेट के अंदर एनर्जी भरी हुई है, कितनी एनर्जी भरी हुई है, एच न्यू एनर्जी भरी हुई है, जहाँ पर एच इज़ दी प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्यों आया, क्या आया, ये यहाँ पर अभी डिस्कशन नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। 6.63 इंटू 10⁻34 इसका वैल्यू होता है, तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और E इज इक्वल्स टू फिर लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्बडा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, बात समझ आ रही, ठीक है ना। चलो तो ये जो है क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ये आपको समझा दिया मैंने, एच न्यू एच सी बाय लैम्बडा, और 1 बाय लैम्बडा को न्यू बार भी लिख सकते हैं वेव नंबर के टर्म्स में, तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। E इज इक्वल्स टू, एक तो एच न्यू है, दूसरा क्या है, एच सी बाय लैम्बडा है, एक क्या है बताओ, 1 बाय लैम्बडा क्या होता है, न्यू बार, तो एच सी न्यू बार भी होता है, समझे, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, वेव नंबर ऑफ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पता है कुछ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यहाँ तक समझ आएगा, ये मैंने समझा है, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला, ये सब क्या बताया मैंने आपको, कि जो कहीं से भी किसी बॉडी से भी एनर्जी निकलती है तो कैसे निकलती है, पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है। एक पैकेट के अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, एच न्यू, और एक पैकेट का नाम क्या है, क्वांटम। लाइट के पैकेट का स्पेशल नाम है फोटोन, समझे। एनर्जी के कोई भी पैकेट का सबसे छोटे पैकेट का नाम क्या है, क्वांटम, लेकिन 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 लाइट के पैकेट का स्पेशल नाम है क्या है, फोटोन। समझ आया, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये क्लियर हो, यहाँ पर हम लोगों ने एकेडमी ओपन की, क्वांटम एकेडमी, और मुमरा की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर पता नहीं लोग उसको क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं, है ना। तो क्वांटम एकेडमी हम लोगों ने ओपन की, और ऊट पटांग कुछ भी आकर के लोग उसको प्रोनाउंस करते थे। तो नासिर जो है मेरा भाई जो है, वो एक टाइम पे ये हो गया था कि वो बोलता था कि भाई मैं ना चेंज कर देता हूँ नाम, यहाँ के लोगों को समझता ही नहीं है। हम लोग ने कोचिंग ओपन की थी, इसका नाम था कैटलिस्ट एकेडमी, तो पता नहीं लोग क्या क्रिस्टल एकेडमी हाथ दो भी, ऊट पटांग कुछ भी नाम, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम आगे जाके कभी बिजनेस करोगे ना, तो हमेशा याद रखना, ऐसा नाम रखना जो लोगों की ज़बान पे चढ़ जाए। नाम तो बहुत अच्छा है कैटलिस्ट, लोगों को नहीं समझ रहा है क्वांटम क्या है, बहुत बड़ी ब्रांच है भाई क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स आज के दौर में बहुत बड़ी ब्रांच है, लोगों को नहीं समझ रहा। लेकिन हमेशा याद रखना, यहाँ पर अगर अपने को देसी लेवल पे, लोकल लेवल पे चलना है ना, तो ऐसे नाम रखना जो लोगों की ज़बान पे चढ़ जाए। इस वजह से जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट किया तो मैंने नाम रखा आमिर सर इंस्टीट्यूट। क्यों, आमिर एक कॉमन नाम है, समझे, लोगों की ज़बान पे चढ़ जाएगा, समझे। ऐसा नाम रखो जो लोग आसानी से प्रोनाउंस कर पाए, ऊट पटांग नाम नहीं रखना कुछ भी। ये एक्सपीरियंस कर चुका था मैं 2 क्लासेस में ऑलरेडी, ठीक है। चलो तो अब मैं तुमको बताता हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है ना। आमिर खान को कौन नहीं जानता, अब जानते हैं ना, बस। तो आमिर एक इजी नाम था जो ज़बान पे चढ़ जाए लोगों, इस वजह से इजी नाम रखना है, समझे, टफ नाम नहीं रखना कभी भी, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम का मतलब पता है क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, हाँ बोलो, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, नहीं बेटा, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना,
उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे तुम सबको मैं एज वाइज लगा दूँ, सबसे बड़े से छोटा कौन है, एज वाइज लगा दिए, स्पेक्ट्रम है, एज स्पेक्ट्रम। हाइट वाइज लगा दूँ, हाइट स्पेक्ट्रम। समझ आया? तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब वो क्या स्पेक्ट्रम है मैं समझाता हूँ आपको। होता कैसे है ये, आप एक ग्लास ट्यूब लेते हो, एक्सपेरिमेंट जो है लैब में होता है ये, ग्लास ट्यूब लेते हो और ग्लास ट्यूब में क्या करते हो, हाइड्रोजन की गैस भर देते हो। क्या भरते हो उसके अंदर, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भर दी और यहाँ पर तुमने जो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है इसको तुम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा करके एक्साइट करवाते हो। एक्साइट करवाने का मतलब तुमने इसको एनर्जी दी, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे जाएंगे, फिर हायर से लोअर आने पे क्या करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे, फोटोन एमिट करेंगे। तो इससे क्या निकलेगी, उस टाइम के बाद लाइट निकलेगी, ब्लूइश कलर की लाइट निकलती है, लाइट निकलेगी। वो लाइट आपने जब एक प्रिज्म से पास कराई तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म तो स्प्लिटर है, डिस्पर्शन बताता है। डिस्पर्शन पता है ना, वाइट लाइट को यहाँ से भेजो, वहाँ से 7 कलर निकाल के बताता है ना, बस। तो ये लाइट यहाँ से हमने भेजी तो ये क्या करता था, ये आपको अलग अलग यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स बताता था। तो ये जो आपका अलग अलग कलर का स्पेक्ट्रम आया जो एक ऑर्डर में लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब अगर नाइट्रोजन स्पेक्ट्रम बनाना तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी गैस डालूंगा यहाँ पे, नाइट्रोजन। उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे, लाइट बाहर निकलेगी, प्रिज्म से पास कराएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन स्पेक्ट्रम। बात समझ आई, ठीक है ना। जैसे हर इंसान का एक फिंगरप्रिंट होता है अनिकेत, हर इंसान का क्या होता है, एक फिंगरप्रिंट होता है, वो किसी और से मैच नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही हर गैस का एक फिंगरप्रिंट होता है, जिसका मतलब, जिसका मीनिंग है यहाँ पर स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये हर गैस का फिंगरप्रिंट है। मतलब क्या, हर गैस एक यूनिक क्या बनाता है, पैटर्न बनाता है। बात समझ आ रही, हर गैस क्या करता है, यूनिक पैटर्न बनाता है। बात समझ आ रही, ठीक है ना। तो कुछ टाइम पहले अपने को पता लगा था, इंडिया ने बताया था ये, कि चांद पे पानी है। कैसे पता लगा होगा, गए तो नहीं थे हम, बगैर गए बताए थे वहाँ पे, कैसे पता लगा, सैटेलाइट की तो हमको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहाँ भेजने से पहले ही अपने को पता लग गया। कैसे पता लगा, यही टेक्निक यूज़ हुई इसके अंदर। वहाँ से क्या हो रहा था, वहाँ पर अगर पानी होगा तो टेम्परेचर की वजह से वो क्या होगा, भाप बन गया होगा, भाप बन गया होगा। तो वो एक्चुअली क्या होता था, उसके कुछ रेडिएशंस जो है वो अपने को कहाँ मिलते थे, जो मून से आ रहे थे वो कहाँ मिलते थे, अर्थ पे अपन ने उसको रिसीव किया, हमारे सैटेलाइट ने उसको रिसीव किया। हमने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद एक प्रिज्म से पास कराया, प्रिज्म से पास कराने के बाद हमको जो स्पेक्ट्रम मिला वो एग्जैक्टली वही स्पेक्ट्रम था जो वाटर वेपर्स का आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वहाँ से सेम पैटर्न आ रहा है। इसका मतलब क्या, वहाँ पर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। समझे, ऐसा हम लोग दिमाग लगाते हैं, हमको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो सन का, अर्थ का मास मेजर कर लिया, तो इतना बड़ा हमारे पास वेइंग मशीन थोड़ी है। हमने कैसा मेजर किया, इनडायरेक्ट मेथड से, दिमाग लगा के मेजर किया। समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई, तो फिजिक्स जो है दिमाग वालों का सब्जेक्ट है, दिमाग चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलो, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है, बिना फिजिक्स का तुम नहीं कर सकते। एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन से पार्ट में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला करके, ठीक है। चलो, ये तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब जो है मुद्दे पे आऊँ, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो आपको अलग अलग लाइन मिली है ना, ये अलग अलग लाइंस अभी आपको जो नज़र आ रही हैं उसको बोलेंगे बाल्मर सीरीज़। क्या बोलेंगे इसको, बाल्मर सीरीज़। ऐसी बहुत सारी और भी ऊपर और नीचे लाइंस थी जो हम लोग को नज़र नहीं आ रही थी। हमारा देखना, हमारा सुनना बहुत लिमिटेड है भाई, हम बहुत लिमिटेड लोग हैं। हम सिर्फ कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते हम, हमारी कैपेसिटी नहीं है सुनने की। अगर हम शायद सुन लेते तो हम मर जाते, इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ें हैं यहाँ पे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे सुनने की जो कैपेसिटी वो बहुत कम है, हमारी देखने की कैपेसिटी भी बहुत कम है। 4000 से 7000 अप्रॉक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम यूनिट के बीच में देख पाते हैं हम लोग, उससे कम नहीं देख पाते, उससे ज़्यादा नहीं देख पाते। अल्ट्रा वायलेट नहीं देख पाते, इंफ्रारेड नहीं देख पाते, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी आपको ये लाइंस नज़र आ रही थी, इनके अलावा और भी इधर और इधर लाइंस थी जो आपको नज़र नहीं आ रही थी।
आगे जाकर के अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, फिर उन्हीं के नाम पर वो लाइंस को रख दिया गया, सीरीज़ को रख दिया गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डिफरेंट सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये रट्टा मारना ज़रूरी है, मैं भी ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन रटना ज़रूरी है। ये रट्टा मानना ज़रूरी है। यह है डिफरेंट सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या है, ये डिफरेंट सीरीज है। ठीक है, चलो देखो, तो डिफरेंट सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आप उसको समझने की कोशिश करो। डिफरेंट सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। हेलो, गुड आफ्टरनून उमंग, मैं ना लेक्चर में हूँ, मैं लेक्चर के बाद कॉल करता हूँ आपको। हाँ, तो कहाँ पर था मैं यहाँ पर था कि हमारे पास क्या है, हाँ अलग अलग क्या है, सीरीज़ है किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली सीरीज़ कौन सी है, लाइमन सीरीज़। कौन सी है, लाइमन सीरीज़। फिर कौन सी है, बाल्मर सीरीज़। ठीक है ना, फिर कौन सी है, पैश्चन सीरीज़। ठीक है ना, फिर कौन सी है, ब्रैकेट सीरीज़। फिर कौन सी है, पीफंड सीरीज़। पीफंड सीरीज़। ठीक है ना, याद रखने का तरीका, ला बाल्मर पैसा फ्रॉम से बनाने के लिए फ्रॉम बैंक फंड। ठीक है ना, तो याद रखने का ट्रिक क्या है, ला बाल्मर पैसा फ्रॉम कुछ नहीं है, याद रखने के लिए फ्रॉम बैंक फंड। ठीक है ना, इससे याद हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीक्वेंस में ही याद करना है आपको। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक, इसके बाद जो है आपका जो सबसे पहला जो है यहाँ पर, सबसे पहला जो इसमें एनर्जी लेवल होगा वो यहाँ पर 1 होगा। इसका क्या होगा, 2 होगा। इसका 1 क्या होगा, 3 होगा। इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होगा, 4 होगा। इसका क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, एक और भी सीरीज आती है हम्फ्री सीरीज़, लेकिन वो आपको नहीं पढ़नी है, आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद इसके हायर एनर्जी लेवल क्या होंगे, बोलो। इसका सबसे लोवेस्ट वाला लिखा है मैंने यहाँ पर, सबसे क्या है ये, लोवेस्ट। अब शायद समझ आए। हायर वाले कौन से होंगे, 1 के ऊपर लिख दो, 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इसमें हायर वाले कौन से होंगे, 2 के ऊपर लिख दो, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इसमें हायर वाले कौन से होंगे, 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इसमें हायर वाले कौन से होंगे, 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। इसमें हायर वाले किसने होंगे, 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। बात समझ आई। ठीक, इसमें से लाइमन सीरीज़ क्या कौन सी होती है आपकी, अल्ट्रावायलेट। क्या होती है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है ना, उसके बाद जो है, सॉरी, इसमें जो होती है वो होती है आपकी, हाँ अल्ट्रावायलेट। उसके बाद सेकेंड आपकी क्या है, विजिबल। सेकेंड आपकी क्या है, विजिबल। बाल्मर सीरीज विजिबल, बाकी सब इंफ्रारेड है। बाकी सबके सब क्या है, इंफ्रारेड। 2019 में नीट में सवाल आया था कि इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज़ में विजिबल रेंज में कौन लाई करता है, सिर्फ बाल्मर, ये सवाल था। समझे, तो इतना चैप्टर पढ़ लो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमको पता है कितना पढ़ाता हूँ मैं, ये 15 दिन कम से कम पढ़ाता हूँ जब मैं रेगुलर क्लास पढ़ाता हूँ। ये इतना बड़ा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा खोदा पहाड़ और निकला चूहा। पूरा चैप्टर इतना 15 दिन पढ़े, रोज़ 2-2 घंटे के लेक्चर, 15 दिन 30 घंटे पढ़ा दिए मैंने। उसके बाद सवाल क्या आ रहा है पेपर में, सवाल आ रहा है कि विजिबल रेंज में क्या अप्लाई कर रहा है। अरे कोई सवाल है ये, ढंग का सवाल पूछो, इतना तुम पढ़वा रहे हो चैप्टर में। ठीक है, चलो भाई, टेक्स्ट बुक का पढ़ाने में मुश्किल से आप समझ लो 6-7 घंटे का चैप्टर है अच्छे से पढ़ाने में, अगर टेक्स्ट बुक का पढ़ाना है तो। लेकिन नीट जेई पढ़ाना है तो 15 दिन आपको लगेंगे। मेरे अंदाजे से मुझे जो लगता है वो 28 से 30 घंटे लगते हैं चैप्टर पढ़ाने के लिए, इतना बड़ा है ये चैप्टर ऐसा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब के मैंने लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल लिख दिया है। अब उसके बाद एक और चीज़, अगर आपको फ्रीक्वेंसी के रूल याद रखने हैं, मतलब क्या, कोई आपके पास ये एटम है, उसमें अलग अलग एनर्जी लेवल है। अब कोई इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये वाला एनर्जी लेवल, ये कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ से आता है 2 पे। फोर्थ से कहाँ आता है, 2 पे आता है। तो ये क्या करेगा, एमिट करेगा। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब लोअर से हायर पे जाएगा तब एब्जॉर्ब करेगा। हायर से लोअर पे गिरेगा तो एमिट करेगा।
कितना एमिशन होगा, एनर्जी कितनी एमिट करेगा, तो जो एनर्जी एमिट करेगा वो होगा E4 माइनस क्या होगा E2, क्या होगा E4 माइनस E2। तो E4 माइनस E2 जो एनर्जी एमिट करेगा वो कितनी होगी, वो hν के बराबर होगी। क्या होगी, hν। मतलब क्या, ये तो क्या है फोटोन की एनर्जी, ये क्या है फोटोन की एनर्जी। तो फोटोन की कितनी एनर्जी एमिट होगी, जितनी ये दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा। क्या मतलब हुआ, अगर इसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल 10 है और ये एनर्जी लेवल की एनर्जी फॉर एग्जांपल 6 है, तो मुझे बताओ फोटोन कितनी एनर्जी का बाहर आएगा, 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, तो फोटोन की एनर्जी 4 होगी। समझ आया। तो फोटोन कितनी एनर्जी का बाहर निकलेगा, जितना जो दोनों एनर्जी लेवल का क्या होगा डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा। एक हाई एनर्जी लेवल है जिसका एनर्जी है फॉर एग्जांपल 20, वो आकर के नीचे जंप कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक एनर्जी लेवल पे जिसकी एनर्जी है फॉर एग्जांपल आप समझ लो 8, तो बताओ फोटोन कितनी एनर्जी का बाहर आएगा, 20 माइनस 8 कितना 12, तो 12 की एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा। बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके बाद का सेशन जो है वो अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। अभी जो है मुझे दूसरे लेक्चर में जाना है, ठीक है।